हेलो फ्रेंड, आज से हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपके लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। और ये एमसीक्यू आपको जितने भी पुराने पेपर है, उत्तराखंड, आरआरबी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, यूके ट्रिपल एसएससी जितने ये को भी आए हुए हैं, आपको यूपीएससी, सब जितने भी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पुराने पेपरों में आए हुए हैं। और आप इसे मॉडल पेपर के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और जितने ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ये सब क्या आपके प्रॉपर चैप्टर वाइज कराऊंगा मैं आपको। और जिन क्वेश्चनों का थोड़ा डाउटफुल होंगे उनका आपको एनालिसिस भी दूंगा। तो ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं। बायो क्यों मैं आपको बायो इसलिए पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट, क्योंकि हम जितने भी पेपर आएंगे तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो में से आते हैं। इसलिए आज से फर्स्ट चैप्टर है आपका बैक्टीरिया एंड वायरस। तो चलिए चलते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? इंसुलिन, डेक्स्ट्रॉन्स, डेक्स्ट्रिस या एमाइलोपेक्टिन? तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर सेकंड, डेक्स्ट्रॉन्स। ओके। नंबर सेकंड, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज एवं काइटिन, वसा एवं सेलुलोज, प्रोटीन एवं सेलुलोज, वसा एवं प्रोटीन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज एवं काइटिन। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड सेलुलोज एवं काइटिन क्या होते हैं? इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका नंबर फर्स्ट ऑप्शन। नंबर थर्ड, मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विवेरियो कॉलरी, विशिलस, इस्चरिचिया कोलाई या जेंथोमोनस? तो इसका हो जाएगा नंबर थर्ड, इस्चरिचिया कोलाई। इस्चरिचिया कोलाई क्या होता है? एक जीवाणु हो जाता है जो क्या होता है? मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। नंबर फोर्थ, किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है? पाश्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन या सैनिटाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सेकंड, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? जो क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को क्या होता है? नष्ट करता है। ठीक। नंबर फिफ्थ, दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यानी दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर पेपर में आते हैं। नंबर फर्स्ट, शैवाल, जीवाणु, कवक या खमीर? तो इसका ऑप्शन ये आएगा आपका जीवाणु। नंबर सिक्स, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं? जीवाणु, फफूंदी, विषाणु या अपघटक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है। तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर फोर्थ, अपघटक। ठीक है। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक या इन्हें मृतजीवी परपोषी जीव भी कहते हैं, क्या होते हैं? जिनमें क्या प्रमुख रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं, और जो कि क्या होते हैं? अपने पोषण के लिए क्या मृत कार्बनिक पदार्थ या अवरोधन पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता की तरह ये अपने अपघटक अपना भोजन के निगलते नहीं है, बल्कि ये अपने जो शरीर से मृत या मृत प्राय पौधे तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकारों के एंजाइमों द्वारा क्या उत्सर्जित करते हैं। नंबर सेवंथ, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनःचक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीएस में आया है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या नन ऑफ दीज? तो इसका हो जाएगा आपका नंबर सेकंड, अपघटक। तो अपघटक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक उससे कहते हैं जो पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या पुनःचक्रण रिसाइकल होते हैं उन्हें क्या अपघटक कहते हैं। नंबर 8, विषाणु क्या कहे जा सकते हैं? एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका अकोशिकीय। अकोशिकीय किन्हें कहते हैं? विषाणु अकोशिका वे कहलाते हैं जिनका कोशिका का स्तर क्या होता है? संगठन की तरफ पूर्णतः अभाव होता है। अर्थात क्या होता है? इनमें कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका कला हो गया, और कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या पैरामीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सेकंड, वायरस। क्यों? क्योंकि वायरस की डेफिनेशन हम ले, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या वायरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि
ये केवल जीवित कोशिका में वृद्धि एवं जनन कर सकते हैं। जीवित कोशिका के बाहर इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। नंबर 10, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीपीयू एसआई में आया हुआ है। डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम या प्रोटीन। तो इसको जाएगा नंबर फर्स्ट है, डीएनए या आरएनए। क्यों? क्योंकि विषाणु के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यह आप समझ सकते हैं, विषाणु क्या होता है, हमेशा दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसलिए नंबर फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए, जंतु को परिमर्जित नष्ट कर दें, जंतु को सड़ा दिया जाए, या जंतु को संरक्षित रखने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर फर्स्ट, जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए। ठीक है। नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ है। हाइड्रोसिस्ट नामक रचनाएं किनमें पाई जाती है? एक्टिनोमाइसिटीज में, साइनो जीवाणुओं में, ऑर्कियोबैक्टीरिया में, या जीवाणु में। तो इसका हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, साइनो जीवाणुओं में पाया जाता है। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, एनाविना हो गया, नोस्टेका हो गया, आदि जितने भी नाइट्रोजन के होते हैं स्त्रीकरण होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उनके हेल्पिंग में यानी सहायक होते हैं। नोस्टेका तथा एनाबिना क्या होता है, इनकी एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 13, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? मधुर, लघु, तरल या विष। तो इसका आंसर ये आएगा आपका विष। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये वायरस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा हुई, जिसमें उसका अर्थ होता है विष या हानिकारक पदार्थ। ठीक है। नंबर 14, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है? 1, 2, अनेक, शून्य। तो इसका आंसर ये आएगा आपका शून्य। क्यों? क्योंकि जीवाणु का जो पूरा शरीर होता है वो एक ही कोशिका का बना होता है, और जो इसके चारों ओर की कोशिका भित्ति की होती है, इसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यह प्रोटीन अर्थ क्या होता है, जो झिल्ली होती है ना, ये प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। और इसके में आप देख सकते हैं, जो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं, तथा अन्य विकसित कोशिकांगों के होते हैं, इनमें अभाव होता है। और जीवाणु में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम क्या न्यूक्लाइड कहते हैं। और जीवाणु में जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं ना, कोशिका के भीतरी सतह, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही होते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है, जीवाणु कोशिका की सूत्रकणिका की संख्या शून्य होती है। ठीक है। नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइक्रोसिस्ट, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या क्लोरेला। तो इसका हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। क्यों? माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है आपका, जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा सूक्ष्म कह सकते हैं आप इसे, सूक्ष्म और सरल प्रोकैरियोटिक होता है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है। नंबर 16, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, वो तो कहलाते हैं विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म एंड बैक्टीरिया फेज। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, माइक्रोप्लाज्म। नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं हरित शैवाल में, लाल शैवाल में, भूरे शैवाल में, विषाणु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, हरित शैवाल में। और जितने हैं ये लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में, विषाणु में, इन सभी में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 18, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, यूपीएससी में से स्टेटमेंट वाइज पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया आपका, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ए सही किंतु आर गलत है, यानी कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये सही है और आर गलत हो जाएगा आपका। आपका चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली एवं फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, नंबर 4। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? अब नहीं है तो क्यों? क्योंकि जो भी जीवाणु होता है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जितने भी सरल कोशिका सूक्ष्म जीव होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये परजीवी या मृतजीवी होते हैं। इसलिए इसमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं है इसके अनुसार, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीजिए जाएगा, नंबर 4 था आंसर इसका। नंबर 20, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, खुली आंखों द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा। क्यों? क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, और इनका जो साइज होता है वो 2 से 10 की 2 से 10 माइक्रो होता है। ये लिख लेना आप, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये नोट कर लेना। और इन्हें इसी कारण क्या होता है, हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, एजोवेक्टर, बैक्टीरियोमोनस, बैक्टीरियोफेज, साइनोवेक्टर। तो इसका आंसर आएगा आपका एजोवेक्टर। एजोवेक्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। जो भी मिट्टी होती है ना, मृदा, मृदा में जितने भी वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु क्या होते हैं, एजोवेक्टर होते हैं। एजोवेक्टर को ऑक्सी भी कहा जाता है, ऑक्सी तथा अनॉक्सी, एजोबैक्टर और क्लोरोस्ट्रिडियम। ये क्या होता है, जितने भी हमारे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं ना, जैसे जहाँ बाढ़ ग्रस्त होती है, धानों के खेतों में क्या मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टर के होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एनोवेना हो गया, ओलोसिरा हो गया, नॉस्टोक का नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले क्या होते हैं, इनमें जीवाणु का क्या प्रमुख स्थान होता है, एक अलग ही महत्व होता है। नंबर 22, ये भी सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भी नाइट्रकारी जीवाणु बदलते हैं, एन2 के नाइट्रस में, अमोनियम अथवा अमोनियम यौगिक के नाइट्रस में, नाइट्रेट के नाइट्रोजन में, CO2 के कार्बोहाइड्रेट में। इसको हो जाएगा आपका नंबर 2, अमोनियम अथवा अमोनियम यौगिकों के नाइट्रस में। और आपको पेपर में ये भी आएगा कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लीजिए। अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 ब्रैकेट NH4 का होल ट्वाइस 2 और सल्फेट SO4, इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका नंबर 2 आंसर है, अमोनियम सल्फेट क्या होता है, जो जितनी भी हमारी फसल होगी, आपके उर्वरक, धान, आलू, क्या होते हैं, इनकी उपज बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। और जो भी इनमें अमोनिया रहती है वो हमेशा 24 से 25% अमोनिया इनमें उपस्थित रहती है, और इसीलिए इसका जो भी अमोनिया होता है वो अमोनिया और जितने बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाती है, और इन्हीं नाइट्रेटों के द्वारा जितने पेड़ पौधे हैं वो आसानी से मृदा से अपने लिए नाइट्रेट ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, फंगस, बैक्टीरिया, कृमि या पशु? तो इसका आंसर जाएगा आपका कृमि। मैं आपको बता देता हूँ, वर्मी कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कृमि और सूक्ष्म जीवों का उपयोग, जैसे हमारे घरों में हो गया, रसोई घरों में हो गया, अब रसोई घर के अपशिष्टों को काला या स्वाभाविक गंध पोषकता का भरपूर खाद में बदलने के लिए किया जाता है। यह वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम खाद होती है जो मृदा के लिए सर्द अनुकूल, या सरल भाषा में आप इसे खाद मान लो, डायरेक्ट क्या होती है, उर्वरक होती है, खाद। ठीक है। कृमि इसका आंसर था। ठीक है। नंबर 24, राइजोबियम किसका एक प्रकार है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया, परजीवी बैक्टीरिया या मृतजीवी बैक्टीरिया? तो इसका आंसर ये आएगा आपका नंबर राइजोबियम बैक्टीरिया, सहजीवी,
सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया। तो जो भी सहजीवी जीवाणु होते हैं ना, या राइजोबिया बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होता है, हमेशा मृदा में पाए जाते हैं। जो हमारे लेगमेस पौधों की जो जड़ों में गोलाकार पिंड होता है, नोड्यूल, इसमें क्या होता है, स्थापित करने के लिए कि नाइट्रोजन निर्धारित करते हैं। और ये बैक्टीरिया सीवन जातीय पौधों के सहजीवी सिम्बियोटिक संबंध बनाकर केवल नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं। और सीवन जातीय पौधों को फसलों में सामान्यतः आपके मटर हो गया, सेम हो गया, तिप्तिया हो गया, सोयाबीन हो गया आदि ये शामिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी, डीओ, एलडीसी, एलआईसी, बहुत पूछा गया है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लवित मृदाओं में अच्छा वृद्धि करता है? क्लोस्ट्रिडियम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, रेडियोबैक्टर। तो ये भी यूपी पीसीएस में आया है, ये पीसीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जाएगा आपका नंबर सेकंड, एजोबैक्टर। ठीक है, ये आपको बता दिया था मैंने, एजोबैक्टर क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है जो नत्रजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जल प्लवित मृदाओं में अच्छी तरह से वृद्धि करता है। नंबर 26, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं? थर्मोफेलिस, मीजोफेलिस, सैक्रोफेलिस, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए 26 का आंसर हो जाएगा आपका साइक्रोफिल्स। ठीक है, जो कि होता है आपका 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वृद्धि करते हैं। और फिर भी इन तीनों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जो थर्मोफिलिस होता है, थर्मोफिलिस होता है, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, 41 से 122 डिग्री सेल्सियस के बीच जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्मोफिलिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीजोफिल्स। मीजोफिल्स का आएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। सैक्रोफिलिस ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, -20 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 30। 27, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का दही जमना की क्रिया के कारण होते हैं? विषाणु, शैवाल, जीवाणु या फफूंद? तो इसका आंसर ही आएगा आपका जीवाणु। क्यों? दूध का, ये तो दूध का दही जमना क्या होता है, जीवाणु की क्रिया के कारण होता है। नंबर 28, पनीर चीज बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज? तो इसका आंसर ही आएगा आपका रेनिन। क्यों? रेनिन क्या होता है, जो किण्वक होते हैं उसके पनीर से, उससे क्या पनीर बनाया जाता है। ठीक है, और ये नंबर आज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है? परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। देखिए सीआई सब, एसआई, एसएससी, सीएपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का सेकंड, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, तो जितने भी मैंने आज आपको कराया, ये आपका आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया वायरस का। ऐसे अभी आपको आगे कराते रहूँगा, और आप लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे ही सिर्फ वीडियो देख के पढ़ना है, और मैं आपको इसकी पीडीएफ नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दूँगा। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे नोट कर सकते हैं।